हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का नित्या टैग पर। इस चैनल पर हम लोग टेक्निकल से जुड़ी जानकारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है डीसी जनरेटर, है ना। डीसी जनरेटर का आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जिस विधि से, है ना, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जिस विधि से डीसी जनरेटर, जनित्र मतलब क्या हो गया दोस्तों, जनरेटर, है ना। जिस विधि से डीसी जनरेटर में विभवांतर बल प्रेरित होता है वह खाली स्थान कहलाता है। तो जिस विधि से डीसी जनरेटर में, ठीक है, विभवांतर बल यानी कि ईएमएफ उत्पन्न होता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब किस विधि से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला में दिया है उष्मीय, बी नंबर है गतिज, सी नंबर है स्थितिज, डी नंबर है रासायनिक, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, गतिज। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीसी जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे वो काम करता है। ए नंबर बोलता है लेंज का नियम, बी नंबर सहप्रेरण का नियम मतलब इंडक्शन का नियम, सी नंबर बोलता है फ्राइडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम यानी कि फ्राइडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, और चौथा में कहता है ओम का नियम, ठीक है। तो डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है दोस्तों। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है, फ्राइडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए थर्ड नंबर है, किसी चालक में विभवांतर बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। किसी भी चालक में जो विभवांतर बल प्रेरित होने के लिए क्या चीज़ आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। ए नंबर बोलता है स्थिर चुंबकीय फ्लक्स एवं स्थिर चालक, बी में बोलता है पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, सी ऑप्शन है गतिमान चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, डी में है गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। तो दोस्तों बताइए, किसी भी चालक में विभवांतर बल प्रेरित होने के लिए क्या चीज़ आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। क्या आवश्यक होना चाहिए दोस्तों, डी नंबर, ठीक है, गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक, ठीक है, किसी एक चीज़ का गतिमान होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग के साथ जोड़ दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा। ए नंबर में बोलता है अल्टरनेटिंग धारा यानी कि एसी करंट, बी में पल्सेटिंग करंट, सी में बोलता है ऑक्सीलेटिंग करंट, और डी में बोलता है दिष्ट धारा। तो क्या होगा, आर्मेचर को स्लिप रिंग के साथ जोड़ देंगे तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा। आउटपुट क्या मिल जाएगा दोस्तों। इसका सही आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट। चलिए अगला नंबर है, कम क्षमता वाले डीसी मशीन की योक, जो कम कैपेसिटी के जो मोटर होती है उसकी बॉडी किस चीज़ की बनी होती है। ए नंबर में बोलता है कास्ट आयरन का, ठीक है, बी में है एल्युमिनियम का, सी में है पीतल का, और डी में है फैब्रिकेटेड का, ठीक है। तो क्या चीज़ का बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कम क्षमता वाले जो डीसी मशीन होती है उसका जो बॉडी होती है क्या चीज़ का बना होता है, कास्ट आयरन का, ठीक है, यानी कि ए नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में बोलता है कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ कौन है। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में बीच में कौन सा अचालक यानी कि इंसुलेटर पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं। ए में बोलता है एम्पायर क्लॉथ, बी में बोलता है लकड़ी, सी में बोलता है अबरक, और डी में बोलता है वार्निश, ठीक है। तो कौन सा इंसुलेटर हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, कौन सा इंसुलेटर हो जाएगा, अबरक, सी नंबर, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का क्या कारण है। आर्मेचर कोर जो होता है उसको लेमिनेटेड बनाने का क्या कार्य होता है। ए में बोलता है वजन में कमी लाना, बी मूल्य में कमी लाना, सी हिस्टेरेसिस क्षति के मान को कम करना, डी ईडी करंट क्षति के मान को कम करना, है ना। तो आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कौन सा कारण होगा दोस्तों।
इसका सही कारण हो जाएगा दोस्तों ईडी करंट क्षति, है ना, के मान को कम करना, यानी कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड बनाते हैं। समझ में आ रहा है। 8वां नंबर है चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर, है ना, क्या होना चाहिए। ए में बोलता है योक स्थापित की जाती है, बी में बोल रहा है पोल सूज स्थापित किया जाता है, सी में बोल रहा है फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, डी में बोलता है शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, पोल सूज स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में है सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है। ठीक है, बताना है सामान्यतः जो होता है आर्मेचर प्रतिरोध जो होता है उसका मान क्या होता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 1000 ओम, 100 ओम, 10 ओम, 1 ओम, है ना। तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा 1 ओम। 10 नंबर में है किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का क्या कारण है। ए में बोलता है अधिक धारा व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, बी में बोल रहा है कम धारा व कम वोल्टेज प्राप्त करना, सी में बोल रहा है अधिक धारा व कम वोल्टेज प्राप्त करना, डी में कहता है कम धारा और अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। समझ में आ रहा है। तो डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का मतलब लैप वाइंडिंग करने का क्या कारण है दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अधिक धारा और कम वोल्टेज, यानी कि अधिक करंट और कम वोल्टेज के लिए हम लोग लैप वाइंडिंग करते हैं। चलिए 11 नंबर है 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में समांतर पथों, यानी कि समांतर जो पथ होता है उसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है। तो समानांतर पथ की संख्या क्या होती है दोस्तों, 4 होती है। ठीक है, 4 पोल वाले लैप वाउंड में, है ना, 4 होती है। चलिए 12 नंबर क्या बोलता है किसी जनरेटर में ब्रेसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्रेसेज जो है यानी कि ब्रश जो लगा है उसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। ए में बोलता है लोड धारा बढ़ जाएगा, बी में प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाएगा, सी में लोड धारा घट जाएगा, डी में प्रेरित वोल्टेज घट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, लोड धारा बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर किसी जनरेटर में मशीन के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होगा दोस्तों, पहला में दिया है विचुंबन, बी में चुंबकन, सी में क्रॉस चुंबकन और डी में दिया है अचुंबकन। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस चुंबकन। ठीक है, 14 नंबर बोलता है किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता क्या होती है। पहला ऑप्शन में दिया जा रहा है घूर्णन दिशा में गत पोल की ध्रुवता समान, बी में बोलता है घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता समान, सी में बोलता है उत्तरी ध्रुव के समान, डी में बोलता है दक्षिणी ध्रुव के समान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर देखते हैं हम लोग 15 नंबर डीसी जनरेटर में इंटरपोल का संयोजन क्यों किया जाता है। डीसी जनरेटर में जो हम लोग इंटरपोल लगाते हैं तो इंटरपोल क्यों लगाया जाता है। ए में ऑप्शन बोल रहा है आर्मेचर के सीरीज में, बी बोल रहा है आर्मेचर के समानांतर में, सी में लोड के सीरीज में और डी में लोड के समानांतर क्रम में। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल का संयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों आर्मेचर के सीरीज में किया जाता है, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर है बड़ी डीसी मशीन का योग किस पदार्थ का बना होता है। तो इसको याद रखिएगा जो दोस्तों जो बड़ी डीसी
जो मशीन होती है उसकी जो बॉडी होती है, योक होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है? वो जो बनी होती है कास्ट स्टील की बनी होती है। समझ में आ रहा है? चलिए 17 नंबर में बोलता है डीसी जनरेटर की दक्षता क्या होती है? यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है डीसी जनरेटर का दक्षता मतलब इफिशियंसी क्या होती है ना? तो डीसी जनरेटर का इफिशियंसी क्या होती है दोस्तों? डीसी जनरेटर का इफिशियंसी होती है 85 से 95% तक होती है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर बोलता है एक 6 ध्रुव यानी कि एक 6 पोल का डीसी जनरेटर में तरंग वेस्टिट आर्मेचर है। ठीक है, तरंग मतलब क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, वेव कुंडलित आर्मेचर है। यदि आर्मेचर में लेपन के लिए पुनः वेस्टिट करें, ठीक है, मतलब फिर से उसको हम लोग वाइंडिंग करना है, ठीक है, तो विभवांतर बल क्या होगा? ठीक है, विभवांतर बल निम्न में से क्या होगा, मतलब कितने गुना? यहाँ ऑप्शन में बोल रहा है 6 गुना बढ़ेगा। ठीक है, बीम बोलता है 6 गुना घटेगा, 3 गुना बढ़ेगा या 3 गुना घटेगा। यानी फिर से उसको हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए 19 नंबर बोलता है डीसी जनरेटर में अंतःध्रुव, ठीक है, अंतःध्रुव किस कारण दिए जाते हैं? ऑप्शन ए में बोलता है जनरेटर का विभवांतर बल जो है बढ़ जाएगा, प्रति ध्रुव यानी कि प्रति पोल विभवांतर बढ़ेगा, मुख्य क्षेत्र फ्लक्स की शक्ति घटाया जाएगा, डिम बोलता है कम्यूटेटर खंड में चिंगारी को घटाएगा, है ना? यानी कि अंतःध्रुव में किस कारण दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर हो जाएगा। कम्यूटेटर खंड यानी कम्यूटेटर सेगमेंट्स में चिंगारी को क्या करेगा? ये कम करेगा। ठीक है, अंतःध्रुव मतलब क्या हो गया? इंटरपोल। ठीक है, चलिए 20 नंबर में बोलता है किसी जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा? किसी भी डीसी जनरेटर का घूर्णन दिशा है उसका परिवर्तित करने का क्या कारण हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों? धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा, धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, धारा प्रवाह की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, धारा प्रवाह की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। 21 नंबर में बोलता है डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? यानी कि ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज जो उत्पन्न हो रहा है, ये अगर किसी डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण बोलता है कि अगर नहीं हो रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या होगा? ठीक है, तो वोल्टेज नहीं उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है दोस्तों? डी नंबर हो सकता है ब्रूस जो है उचित संपर्क में नहीं होगा। तो क्या होगा? डीसी जनरेटर जो होगा वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा। चलिए 22 नंबर बोलता है यदि जनरेटर का निर्माण, है ना, पूर्ण लोड धारा, पूर्ण लोड करंट प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो नो लोड वोल्टेज ड्रॉप लगभग, नो लोड वोल्टेज जो है लगभग क्या होगा? कितना % होगा? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, मतलब 5 से 8%। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर हम लोग देखते हैं। 23 नंबर में है लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का क्या कारण हो सकता है? ए में बोलता है कम्यूटेटर पर उचित सोल्डरिंग नहीं किया जाना, बी में बोलता है आर्मेचर जो रोकर आर्म जो होता है पर कार्बन ब्रूस जमा हो जाना, ठीक है, कार्बन का चूर्ण जमा हो जाना, सी में बोलता है जनरेटर के चारों ओर की वायु का शुष्क होना, डी में बोलता है जनरेटर पर कम लोड संयोजित होना। तो लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का क्या कारण होगा दोस्तों? इसका सही कारण हो जाएगा दोस्तों आर्मेचर और, ठीक है, रोकर आर्म में कार्बन चूर्ण का जमा हो जाना। ठीक है, यानी कि बी नंबर सही इसका हो जाएगा। चलिए अगला नंबर बोलता है
डीसी जनरेटर में यदि ब्रूसों को कुछ फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब डीसी जनरेटर में यदि ब्रूस को क्या कर दे, कुछ आगे की ओर शिफ्ट कर दे, तब आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी कि आर्मेचर रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आर्मेचर रिएक्शन पर क्या प्रभाव होगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विचुंबन और चुंबकन, यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग दोनों क्रिया होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ए और बी दोनों। चलिए 25 नंबर बोलता है, एक डीसी जनरेटर में ब्रूस का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रश प्रभाव से, ठीक है, अत्यधिक ब्रश प्रभाव से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, कम्यूटेटर अतितप्त होगा। कम्यूटेटर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हीट हो जाएगा, एवं क्या हो जाएगा, सतह घिस जाएगी, ठीक है, जो सतह जो होगा, सरफेस जो होगा उसका घिस जाएगा और वो क्या हो जाएगा, अत्यधिक गर्म हो जाएगा। 26 नंबर बोलता है, डीसी जनरेटर जो होता है उसकी वोल्टेज को बढ़ाने की सरल विधि, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन से बताना है कि डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज उत्पन्न या वोल्टेज बढ़ाने की सबसे सरल विधि कौन सी होगी। तो सबसे सरल विधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, घूर्णन गति को बढ़ाना, यानी कि स्पीड को बढ़ाना, ठीक है, स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो सबसे सरल हो गया। चलिए 27 नंबर क्या बोलता है, डीसी जनरेटर में ब्रश का विस्थापन किया जाता है ना। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे क्या होगा, डीसी जनरेटर में ब्रश का जो विस्थापन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, मतलब क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को उदासीन करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 27 का ए नंबर। चलिए 28 नंबर, डीसी जनरेटर में उच्चतम दक्षता के लिए निम्न में से कौन सा, ठीक है, कौन सा शॉर्ट या कौन सा सर्किट लगाया जाता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में उच्चतम दक्षता के लिए, ठीक है, उच्चतम दक्षता के लिए क्या चीज़ हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, परिवर्तित क्षति बराबर क्या हो जाएगा, नियत क्षति। समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर लगे ब्रूसों का अपनी ज्यामितीय, ठीक है, उदासीन जो स्थिति में बदलने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 4 ऑप्शन ये जो देख रहे हैं आप लोग, क्या होगा, गैस कीजिए। तो ये चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पार्किंग की रोकथाम के लिए, यानी कि बी नंबर। चलिए 30 नंबर बोलता है, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम खाली स्थान के लिए होता है। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम जो होता है किसके लिए अप्लाई किया जाता है। तो फ्लेमिंग का जो दायां हस्त नियम है ये चारों ऑप्शन में से किसके लिए अप्लाई किया जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रेरित विभवांतर बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। प्रेरित विभवांतर बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 31 में बोलता है, एक डीसी जनरेटर में प्रेरित विभवांतर बल यानी कि ई यानी कि ईएमएफ यानी कि वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही सूत्र हो जाएगा यानी कि ई बराबर हो जाएगा, कौन सा नंबर होगा दोस्तों, देखिए, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ई बराबर क्या हो जाएगा 5ZNP/60 × A वोल्ट, ठीक है। 32 नंबर बोलता है, कम्यूटेटर सेगमेंट में लगाई गई
तांबे की पत्तियों का आकार क्या होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट में हम लोग जो तांबे की पत्ती लगाते हैं तो तांबे की पत्ती का जो आकार होता है उसको बताना है क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यू शेप का। ठीक है, चलिए 33 नंबर में बोलता है डीसी जनरेटर में ब्रूश पर लचीला कॉपर पिग टेल लगाने का क्या उद्देश्य है। पहला में बोलता है कम्यूटेटर से धारा एकत्रित करने के लिए। बी में कहता है आर्मेचर कंडक्टर से धारा एकत्रित करने के लिए। सी में बोलता है धारा को ब्रश से होल्डर तक पहुंचाने के लिए। डी में बोलता है ब्रूश को सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज से उड़ाने से बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, धारा को ब्रूश से होल्डर तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रूश होता है उस पर लचीले कॉपर पिग टेल का प्रयोग करते हैं। 34 नंबर बोलता है किसी शंट जनरेटर में के द्वारा पर्याप्त विभवांतर बल यानी कि ईएमएफ, ठीक है, जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है, विभवांतर बल है, उसको उत्पन्न करने के लिए जो शंट फील्ड सर्किट में जो प्रतिरोध होगा, किस तरह का प्रतिरोध होगा दोस्तों, उसको बताना है। ठीक है, तो 34 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा, क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जनित्र यानी कि जनरेटर, ठीक है, कौन सा जनित्र यानी कि जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकीय चुंबकत्व के क्या होता है, विभवांतर बल यानी कि ईएमएफ उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पृथक उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, पृथक मतलब क्या हो गया, कोई अलग से, मतलब अलग से कोई सोर्स लगा के एक्साइट करने वाला जनरेटर। चलिए 36 नंबर बोलता है यदि किसी डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व, ठीक है, समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, मतलब उसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाएगा तो उसको प्राप्त करने के लिए, पुनः फिर से प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई बैटरी से संयोजित कर देंगे। ठीक है, मतलब शंट फील्ड को क्या करेंगे, किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। चलिए अगला नंबर बोलता है 37 नंबर में है, 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी भी डीसी जनरेटर को स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो इसके लिए क्या कारण है दोस्तों, इसका क्या कारण हो सकता है, चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त डी, यानी कि डीसी जनरेटर में स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का क्या क्या कारण हो सकता है, भारी ओवरलोड भी हो सकता है, गंभीर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, जनरेटर को लंबे समय तक निष्फ्यूजित अवस्था में रखना, मतलब जनरेटर को लंबे समय तक नहीं चलाना, यूज नहीं करना, तो ये सभी कारण के कारण क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए 38 में बोलता है स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त होता है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट बैटरी चार्जिंग के लिए, कांस्टेंट बैटरी चार्जिंग का जो प्रोसेस होता है, विधि होता है, उसके लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त होता है। ठीक है, तो कौन सा जनरेटर हो जाएगा दोस्तों, शंट जनरेटर। ठीक है, कांस्टेंट वाला कौन सा है यहाँ पे, शंट जनरेटर। चलिए 39 क्वेश्चन में डीसी शंट जनरेटर को आर्मेचर धारा की गणना निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। मतलब डीसी शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट निकालने का सही फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, आई ए। ठीक है, आई ए यानी कि आर्मेचर करंट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्मेचर करंट बराबर हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा डी नंबर, आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट माइनस फील्ड करंट। ठीक है, 40 नंबर बोलता है एक डीसी शंट जनरेटर लोड को 15 एम्पीयर धारा प्रदान करता है यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान 220 हो तथा शंट फील्ड का प्रतिरोध 220 हो तो आर्मेचर करंट का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्मेचर करंट का मान जो हो जाएगा 16 एम्पीयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
लंबी पारेषण लाइन यानी कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनरेटर उपयुक्त होता है। ठीक है, मतलब दूर तक ले जाने के लिए, ठीक है, लंबी अवस्था तक ले जाने के लिए कौन सा जनरेटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए 42 में है, किसी डीसी जनरेटर का आउटपुट जो है हम लोग किस फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। तो डीसी जनरेटर का आउटपुट निकालने का सही फार्मूला है दोस्तों, आउटपुट ई बराबर क्या हो जाएगा, वी प्लस आर्मेचर करेंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए 43 में बोलता है निम्न में से डीसी शंट जनरेटर का अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग जो होता है कहाँ पे करते हैं हम लोग दोस्तों, वेल्डिंग जनरेटर सेट में, बूस्टर में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। तो कहाँ पे करते हैं दोस्तों इसका सही प्रयोग हम लोग, इसका सही प्रयोग जो होगा दोस्तों बूस्टर सर्किट में किया जाता है। चलिए 44 नंबर बोलता है एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज जो है, ठीक है, 100 वोल्ट हो, फील्ड शंट प्रतिरोध 80 ओम है, शंट फील्ड धारा की गणना कीजिए। ठीक है, मतलब शंट फील्ड करंट क्या हो जाएगा दोस्तों, शंट फील्ड का करंट निकालना है ISH। ठीक है, तो शंट फील्ड करंट क्या हो जाएगा दोस्तों, शंट फील्ड करंट का इसका वैल्यू हो जाएगा 50 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बोलता है, यहाँ सूची दिया गया है, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, तो सही इसका क्रम कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सीरीज जनरेटर कौन सा जनरेटर है, बूस्टर जनरेटर, तो सही है ये। बी में बोलता है, बी का 3 हो जाएगा, यानी कि शंट जनरेटर क्या है दोस्तों, बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रयोग किया जाता है। सी में है, सी का 4 हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड जनरेटर, यानी कि उसका प्रयोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। डी में क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी का 1, यानी कि डी का 1 हो जाएगा, यानी कि विभिन्न मान का जो विभवांतर बल होता है यानी कि EMF होता है उसको प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पृथक उत्तेजित जनरेटर, मतलब अलग अलग प्रकार से उत्तेजना करते हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर है दोस्तों, किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर में अधिकतम विभवांतर बल यानी कि EMF उत्पन्न कब होगा। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में अधिकतर EMF जो है कब उत्पन्न होगा दोस्तों, जब क्या हो जाएगा, ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लक्स काटने में परिवर्तन की दर न्यूनतम होगी। ठीक है, 47 बोलता है किस प्रकार का डीसी जनरेटर अचर वोल्टेज जनित्र करता है। ठीक है, तो किस प्रकार का जो डीसी जनरेटर होता है अचर वोल्टेज उत्पन्न करता है दोस्तों, याद रखिएगा डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, 48 क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में बाह्य अभिलक्षण तुल्य होता है। ठीक है, बाह्य अभिलक्षण तुल्य होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चुंबकीय अभिलक्षण, ठीक है, माइनस आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी कि आर्मेचर रिएक्शन माइनस क्या हो जाएगा, ओमिए ड्रॉप। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 49 बोलता है लेबल कंपाउंड जनरेटर में अर्ध फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। तो लेबल कंपाउंड जनरेटर में अर्ध पूर्ण लोड पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी दोस्तों, टर्मिनल वोल्टेज जो होगी वो क्या हो जाएगी, नो लोड वोल्टेज से अधिक होगी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 50 नंबर बोलता है समानांतर प्रचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर अधिक उपयुक्त होता है। तो सबसे उपयुक्त जनरेटर इसके लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शंट जनरेटर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शंट जनरेटर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज का हमारा जो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था
डीसी जनरेटर का ऑब्जेक्टिव टाइप का उस सीरीज का जो टॉपिक है उसको आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका अगला जो सीरियल नंबर जो 51 है वहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।